हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। हमने दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले देखा था और सॉरी डिले होने के लिए, क्योंकि सेकंड लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया उसको अपलोड होने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो मुझे फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो इसके लिए डिले हुआ। इसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए, इस क्वेश्चन का बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाद बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से है, उसमें कह रहा है कि चश्मा का रिलेशन देखने से है तो पेंसिल का, तो पेंसिल का रिलेशन किससे है? लिखने से है, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए इसका और इसमें रिलेशन, तो इसका किससे रिलेशन होगा? ये देखिए एफ का मतलब 6, एम का मतलब 13 होता है, यानी कि 7 बढ़ गया। आर का मतलब 18 होता है और वाई का मतलब 25 होता है, यानी कि 7 बढ़ गया, यानी 7 7 बढ़ रहा है। तो टी 20 होता है, तो 20 में 7 बढ़ाएंगे तो 27 होगा। 27 का मतलब कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए से एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आप देखिए कि 192 को 291 लिख दिया है, तो 316 को क्या लिख देगा? 613 लिख देगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरसों, गेहूं, चावल, ये तीनों और फसल, ये चारों में से कौन अंतर है? तो ये तीनों फसल हैं, बट फसल अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर कौन सा है? तो ये देखिए, ए का मतलब 1 हो गया, 1 7, एम का मतलब हो गया 13 और एस का मतलब 19, यानी 6 6 बढ़ रहा है। बी में हम देखते हैं, बी में क्या हो गया कि 8 है और 14 यानी 6 बढ़ गया, 20 यानी कि 6 बढ़ गया और 26 यानी 6 बढ़ गया, ठीक है। यानी कि ये तो पता चल गया कि 6 6 बढ़ रहा है। अगला में देखते हैं कि सी 6 हो गया, आई हो गया, सॉरी सी 3 हो गया, आई 9 हो गया यानी 6 बढ़ गया, और ओ 15 हो गया यानी 6 बढ़ गया, और जेड हो गया 26 यानी कि 11 बढ़ गया, यानी कि ये विषम हो गया सी। अगला देखते हैं कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो इसमें भिन्न देखेंगे, पहला में देखते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 और 23, यानी कि 14 का डिफरेंस आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ भी 14 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सी भिन्न हो गया। कौन सा विषम है, ठीक है, ये कह रहा है। तो 7 गुना 3 21 हो जाता है, 5 6 30 हो जाता है, 5 से 15 हो जाता है, और 2 दूना 4 होता है, लेकिन यहाँ 6, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज में इसमें कितने त्रिभुज है? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने आयत की संख्या है? तो इसमें जब आप जोड़ेंगे तो आयत की संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। जब भी इस तरीके का जब क्वेश्चन रहता है तो इसमें देख लीजिए अपोजिट, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और ये दोनों अपोजिट होते हैं, और ये बीच वाला, दोनों बीच वाला अपोजिट होता है। तो देखिए अपोजिट चीज़ जो है वो कभी भी साथ में दिखाई दे सकती है क्या? नहीं। तो कौन सा नहीं बन सकता? ये और ये देखिए दोनों अपोजिट है लेकिन दोनों साथ में दिख रहा है, तो यानी ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के अपोजिट में क्या होगा? ए के अपोजिट में क्या होगा? यहाँ देखिए ये दोनों पिक्चर से आपको क्लियर है कि सी और बी अगर एक साथ है तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। जब भी हम बीच से क्रॉस करके इसको जब कट करते हैं तो आप देखिए 2 बार फोल्ड किया गया है, तो ये 2 बार ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, यानी कि इसका और ये अपोजिट साइड में एक बन जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस आकृति में निहित है? तो देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है कि ए में ये वाला पार्ट निहित है, वो ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के अपोजिट में देखेंगे तो क्या अगर ये मान लो मिरर है तो इस साइड में क्या दिखेगा? तो ये देखिए आप, सबसे पहले तो ये बीच वाला त्रिभुज ऐसे है तो ये ऐसे दिखेगा, तो देख लेते हैं कि ऐसा त्रिभुज किस में है? तो सिर्फ एक में है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पैटर्न एक दिया हुआ है, पैटर्न में क्या है आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखेंगे आप कि 15 दूना 30, ये तीनों को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 5 से 15 दूना 30, और सॉरी इस वाले में अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो देखेंगे कि 3 को गुना किया है, ओके सॉरी ये दोनों को गुना किया है, 7 गुना 5 यानी कि 35, और 3 गुना 6, ठीक है, और फिर उसको माइनस कर दिया है, यानी कि 35 माइनस 6 29 हो जाएगा, वही 24 माइनस 5 19 हो जाएगा। तो 56 माइनस 12 करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? 56 माइनस 12 44 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कितने थैले भूरे हैं? कितना थैला और भूरा, यानी दोनों कंबाइन हो गया, जो बड़े नहीं है तो बड़े का 91 है,
तो 37 इसका यानी कि आंसर हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। किसी वर्ड को देख लेते हैं, तो आप देखिए कि इसमें किसी में, ये देखिए ये तीनों में ई वर्ड आ रहा है और ई इसमें नहीं है, यानी वो तीनों नहीं बन सकता। तो क्या बन सकता है, स्टार्ट बन सकता है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीला नीला और पुरुष। तो पीला नीला और पुरुष तीनों अलग अलग चीज़ है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी पतलून सफ़ेद है और सभी सफ़ेद रंग है, तो कुछ सफ़ेद पतलून है। सही बात है, अगर सभी सफ़ेद पतलून है यानी कि कुछ सफ़ेद पतलून हो सकते हैं, ये एक बिल्कुल सही है। और सभी रंग सफ़ेद है, सभी रंग सफ़ेद है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ रंग सफ़ेद होता तो वो हो सकता था, यानी कि केवल 1 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि कुछ गाड़ियाँ मेजें हैं, सभी गाड़ियाँ मेजें हैं और कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है। जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो हम पहले से देख लेते हैं कि अगर सभी गाड़ियाँ मेजें हैं तो हो सकता है कि कुछ गाड़ियाँ मेजें, एकदम बिल्कुल सही बात है। और मेज और कुर्सी में तो कोई रिलेशन हो नहीं सकता, तो उन दोनों को हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि दोनों का कंबाइन कोई रिलेशन हो नहीं सकता, यानी कि इसका एक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एल पी की पुत्री है। यहाँ देखिए रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन में हम क्या, जो स्त्रीलिंग है उसको माइनस में, पुल्लिंग है उसको प्लस में लिखते हैं। तो एल जो है वो पी की पुत्री है, एक जनरेशन नीचे कर देते हैं, तो एल पी की पुत्री है। और पी जो है वो एम का भाई है, पी एम का भाई है, यानी कि पी का जेंडर भी निकल गया। एम जे की पत्नी है, यानी कि एम का जेंडर भी निकल गया कि एम जे की पत्नी है। और एम किस प्रकार संबंधित है, एल से, तो एम क्या हो गई, पापा की बहन क्या हो गई, बुआ हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी बहन की माता है, यानी कि उसकी खुद की माता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि उसका खुद का भाई है और भाई का पुत्र है, तो वो भतीजा हो गया। तो महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगा, तो आप बता दीजिए महिला का भाई किस प्रकार संबंधित होगा, तो वो उसका पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 वस्तुओं 5 रुपये प्रति वस्तु की दर से, यानी कि 50 हो गया, और प्लस 30 में 10 रुपये प्रति की दर से, यानी कि 300 हो गया, यानी टोटल 350 हो गया। और टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, तो 10 यहाँ हो गई और 40 यहाँ हो गई। तो 350/40 जब हम निकालेंगे तो 8.75% हो जाएगा इसका जवाब। तो ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पी किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से देखे हैं। कब देखे थे, जब टाइम एंड वर्क का आपको मैथ का बताया गया था, उसमें देखा गया था कि पी अगर 7 दिन में कर सकता है और क्यू 21 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 21 हो जाएगा, यानी कि इसका जो इफिशियंसी 3 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोनों साथ मिलकर कितने में कर सकते हैं, तो टोटल काम 21 हो गया और टोटल इफिशियंसी 4 हो गई, यानी 21/4। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, इसका जवाब हो जाएगा 5.25, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन भिन्न है इसमें। तो आप देखिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट सब में 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी ये भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सा भिन्न है। तो ये देखिए है तो सारा चित्र सेम है, लेकिन ये अपोजिट है, यहाँ से अपोजिट पता चल रहा है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन दे दिया, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इसमें भिन्न है। तो देखिए सब में एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों चतुर्भुज है, यानी ये भिन्न हो गया इसका। अब देखिए कि इनमें लुप्त अंक निकालना है। तो ये देखिए क्या बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 बढ़ रहा है, तो फिर क्या 3 बढ़ेगा, यानी कि 34 आंसर हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दोनों के डिफरेंस 4 है और फिर 9 है, फिर 16 है और फिर 25 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, तो अगला 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, अगर जोड़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 93। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कौन सी आकृति आगे आएंगी। तो ये देखिए 1 भुजा है, फिर 2 भुजा है, फिर 3 भुजा है, फिर 4 भुजा है, तो अगला पंचभुज हो जाएगा। तो पंचभुज का एक ही चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, वो ये है, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। अब देखते हैं कि इसमें आगे की आकृति क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ये त्रिभुज 1 है और ऊपर की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, यहाँ हो गया, तो अगला फिर यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज वाला ये दोनों आकृति है, तो ये हम देख लेंगे। अब है कि ये पॉइंट
क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ आ गया, तो फिर अगला कहाँ आ जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी है कि कौन सी आकृति आगे होगी वो चुनना है। तो इसमें बिल्कुल जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्या है। पॉइंट से पहले देखते हैं, ये पॉइंट पहले 1 था और ये क्लॉकवाइज में एक एक बढ़ रहा है, तो ये देखिए यहाँ बढ़ गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, तो फिर अगला पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो एक यहाँ वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अब कह रहा है कि ये इसको इस कोड में लिखा जाता है, इसको इस कोड में लिखा जाता है, तो रोज को किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखिए एफ के लिए 6 है, आर के लिए 5 है, तो आर के लिए कितना है, 5 है, आर के लिए 5 से सिर्फ एक ही जवाब स्टार्ट हो रहा है, वो है डी, तो डी उसका आंसर हो जाएगा। फिल्म को 40 लिखा जाता है, शॉर्ट को 62 लिखा जाता है, तो टेक को क्या लिखा जाता है। अगर इसके सभी अक्षरों का जो मान होता है, जैसे एफ के लिए 6, आई के लिए 9, सभी को जोड़ते हैं तो 40 हो जाएगा, शॉर्ट वाले को जोड़ते हैं तो 62 हो जाएगा, तो टेक वाले को अगर जोड़ेंगे हम तो इसका जवाब 37 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन कि अगर इसको ऐसे लिखा जाता है तो अप्रेज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान देकर के क्वेश्चन देखेंगे तो टी के लिए 20 होता है और एक्स के लिए 24 होता है, आर के लिए 18, तो क्यू के लिए 17 होता है, यानी कि +4 -1, फिर देखिए +4 -1 ऐसे हो रहा है, तो अगले में ए में +4 करेंगे तो ई हो जाएगा, और ई से एक ही ऑप्शन है वो है ये, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा विश्व संगठन के रूप में जाना जाता है। तो विश्व संगठन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो IVRD होता है, और IVRD की स्थापना कब हुई थी, 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका काम है कि जो भी गरीब देश है उनको ये कम रेट पर या फिर बिना इंटरेस्ट का ये लोन प्रोवाइड करवाता है। IVRD का जो मुख्य काम हो गया वो यही हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया सी। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता होती है। तो आर्थिक नियोजन की जहाँ पर हम बात करते हैं तो वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सॉरी आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता होती है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका जवाब हो जाता है सी। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है। तो बजट घाटा जो होता है, बजट घाटा को हम बोलते हैं कि कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। ठीक है, और इस ओके चलिए बजट घाटा हो गया इसका आंसर। अब है कि कौन सा भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। ठीक है, तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है वो है अंग्रेजी, और वहाँ पर आप जान लीजिए वहाँ नागा जनजाति निवास करते हैं, और वहाँ की जो ऐसे बोलियां हैं वहाँ की वो है नागा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चित्रों की संख्या कितनी है। तो अशोक चित्रों की संख्या टोटल कितनी है, 24 है। जो 24 उस समय जो प्रेजेंट राज्य थे उन्हें ये डिनोट करता था। अच्छा, आप ये बताइए जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर 50 स्टार्स बने, और वो 50 जो तारों की संख्या है वो वहाँ के राज्यों को डिनोट करता है। ठीक है, अगला है कि पंचायती राज स्थापित करता है। तो पंचायती राज के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 पंचायती राज से है। ठीक है, अच्छा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज की बात तो अनुच्छेद 40 में पहले ही कर दी गई थी, पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित कब किया गया। तो स्थापित किया गया 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, और सबसे पहले राजस्थान का नागौर जिले में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और एक और इस पर आता है क्वेश्चन, वो है कि इसको जो संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको संवैधानिक जो स्थान है या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब है कि अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है। सॉरी 1 मिनट। आगे देखते हैं कि सुरसर महाजनपद की राजधानी कहाँ है।
तो इसकी राजधानी मथुरा में, सुरसैत महाजनपद की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या सॉरी मथुरा में है। गले में पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, जो महाजनपदों की संख्या है वो कितना है? 16 महाजनपद है। ओके, इसमें जो है आपको महाजनपद में कुछ फेमस महाजनपद पूछे जाते हैं, जैसे लिच्छवी, वो वैशाली में, शाक्य हो गया, कपिलवस्तु, भग, सुमुसुमागिरी, ठीक है, ये सारे थे। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के शासनकाल में कन्नौज सभा निम्न संप्रदाय सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया, ठीक है, तो वो क्या था? वो था आपका महायान, ठीक है। हर्ष के शासनकाल में क्या था? महायान था। और ये किस बौद्ध धर्म की, ये कौन से धर्म की शाखा है, ऐसा भी पूछा अगर जाए तो ये क्या है? ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 1923 ईस्वी में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज पहले ही बोला जाता था, अब भी नाम कर दिया गया, तो प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो, इनके शासनकाल में 11 राज्यों में चुनाव किया गया था। कब? 1936 से लेकर के 1 मिनट, हाँ, अगर हम लॉर्ड लिनलिथिगो की ये कार्यकाल की बात करते हैं तो वो क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी तक उनका शासनकाल था। और उसी टाइम में 11 राज्यों में सबसे पहली बार चुनाव करवाया गया था, ठीक है। 11 में से 6 ऐसे प्रांत थे जहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। और उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स आप देख सकते हो, जैसे कि बंगाल में और असम में उस टाइम में क्या हुआ था? गठबंधन की सरकारें बनी थी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? अगर स्तूप की सबसे बड़ी सघनता की बात की जाती है तो वो है एमपी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एमपी में क्या है? सांची का स्तूप सबसे फेमस जो आप सुनते हैं रायसेना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार की अगर बात होती है तो ये तमिल में मनाया जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि तमिल समुदाय जो होते हैं उनके द्वारा थाईपुसम मनाया जाता है। ये क्या है? आप इसको थाई महीने, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, हम देखते हैं चैत्र पोष ये सब महीने, तो उसमें एक थाई महीना होता है, उसके पूर्णिमा के दिन उनमें मनाया जाता है, ठीक है। किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है? तो इसका जवाब है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वनों से घिरा हुआ है। केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी यमुना की एक सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। और यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? तो गंगा की यमुना नदी सहायक नदी है। अच्छा, केन के बारे, हाँ, केन का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उद्गम स्थल कहाँ है तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में इसका उद्गम स्थल है। मणिपुर के किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो मणिपुर की सीमा की अगर बात करते हैं तो वो जुड़ी हुई है नागालैंड, मिजोरम और असम से इनकी सीमा जुड़ी हुई हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है, कौन से टाइप के पर्वत का एक उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक बलित पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, आप ये जान लो कि बलित पर्वतों का जो निर्माण होता है वो होता कैसे? वो क्या होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक शक्ति है ना, उसे धरातल के चट्टानें मुड़ जाती हैं और उसके फलस्वरूप ये लहरदार पर्वतें बनती हैं। इसका कुछ बड़े बड़े जो भी पर्वत है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आल्पस पर्वत हो गया, उराल पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, ये सारे बलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। अगला हम देखते हैं
कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। सर्वाधिक ऊन के उत्पादन की बात की जाती है तो वो राजस्थान में होता है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ राजस्थान में तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में हो गया, फिर उत्तर प्रदेश में हो गया, पंजाब में हो गया, इन सारी जगह भी ऊन का उत्पादन किया जाता है। कौन सा मौसम का एक तत्व है? तो मौसम के लिए जरूरी क्या क्या है? पवन भी जरूरी होता है, तापमान और नमी सभी की जरूरत होता है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता क्या मापी जाती है? किससे? तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हाँ, अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि रिक्टर स्केल पर जो होती हैं मापक का एक आधार क्या होता है? तो 1 से 9 तक का आधार होता है, और 7 से अगर ऊपर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि मतलब भयावह भूकंप आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान किस में होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा की सर्वाधिक मान पानी में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो कौन सा मानक मात्रक नियत रहता है? अगर वो कक्षा में चारों तरफ से घूमता है तो अगर हम क्या मात्रक नियत यानी कांस्टेंट रहने की बात कहते हैं तो वो है आपका कोणीय गति। उसका कोणीय गति बिल्कुल कांस्टेंट होता है। अच्छा, कोणीय गति की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। यदि कोई वस्तु या पिंड किसी अक्ष में परितः घूर्णन कर रहा है तो उस पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग जो होता है उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय गति या कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, और ये कोणीय जो संवेग इसकी कोणीय गति की अगर हम बात करें तो कोणीय गति या कोणीय संवेग सेम चीज़ ही है। तो कोणीय गति की हम अगर बात करते हैं तो वो है एक सदिश राशि। ऐसे भी गति भी एक सदिश राशि है और उसको हम लोग हैं जो एल से डिनोट करते हैं। जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष है क्या? इसमें क्या होता है कि ना तो दूर का दिखाई देता है ना ही निकट का दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके लिए ये कहता है। अच्छा, दृष्टि दोष होते कितने टाइप के हैं? नॉर्मली जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे तो हर टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन से लेंस से इसका इलाज किया जाता है या कैसे होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु आपको दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, निकट की दृष्टि वस्तु दिखाई नहीं देती है। पर जरा दृष्टि दोष क्या हो गया? यानी कि प्रेस वायोपिया क्या हो गया कि ना तो आपको दूर का दिखाई दे रहा है ना ही नज़दीक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका बाइफोकल लेंस का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हम जो कोरोना के कारण देख रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से उसका किया जा रहा है, तो प्लाज्मा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप चाहो कि प्लाज्मा से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन यानी पूरी फैक्ट प्लाज्मा के बारे में ही मैं बता दूं तो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि आपको प्लाज्मा के बारे में जानना है तो मैं उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको एक अलग से वीडियो में या फिर किसी अगले लेक्चर के वीडियो में अलग से मैं डाल दूंगी। तो प्लाज्मा में सबसे अधिक अच्छा पानी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो वो इसका जवाब हो जाएगा एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इनके मिश्रण को जल गैस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारों में इस्तेमाल गुब्बारों में इस्तेमाल गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर किनका यूज कर सकते हैं हम इसमें? तो हीलियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? तो गामा रेज के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। ओके, गामा रेज जो है वो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ओके, ये एक बात आप ध्यान में रखना।
अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीज़, जैसे इस रेज का जो गामा रेज का जो उपयोग है वो आपको संवेदक के रूप में जीवाणुनाशक या कैंसर रोग के इलाज के लिए भी किया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अच्छा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो कितने से कितने डिग्री के बीच होता है? तो 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री 10 जो उसका देशांतर होता है उसके बीच में, अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ की एक और चीज़, जैसे कुछ एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो अमेजन हो गया, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन इंडोनेशिया में विस्तृत है। ये सारे क्या आते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में आते हैं। उसके अलावा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसमें मुख्यतः जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो है महोगनी, एबिनी, रोजवुड, नारियल, ताड़ आदि होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दच्चीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित कौन से है? तो दच्चीग्राम नेशनल पार्क, सबसे पहले आप तो ये जान लो कि दच्चीग्राम नेशनल पार्क है कहाँ में? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और हंगूल के लिए वो संरक्षित है। हंगूल क्या है? हंगूल भी एक हिरन का प्रजाति है जिसके सिर पर ना वो होते हैं 5 कांटों वाली सींग होती हैं जिसके सिर पर। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किस उच्च का उपयोग किया जाता है? तो जैव ईंधन के उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और जेट्रोफा सभी का यूज किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जब मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित करता है। ठीक है, और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। और अगला क्वेश्चन तो आपका करंट से है, तो करंट का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। हाँ, करंट का क्वेश्चन अब 2017 का करंट का क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्योंकि 2010 से 2020 की बात की जा रही है तो इस कारण से मैं आपको बता रही हूँ कि इतना को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था या किया जाएगा, कौन से वर्ष के रूप में चल रहा है। तो ये है आपका नवोमेष, यानी कि इनोवेशन दशक के रूप में। आप जान लें कि इनोवेशन दशक क्या है कि ये है कि 10 से 20 के बीच में क्या होगा कि प्रगति और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन दशक के रूप में इसको घोषित किया गया। ठीक है, रेलवे ट्रैकों को सुरक्षित करने के लिए किसके साथ काम चल रहा है? तो इसरो के साथ काम कर रहा है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, इसका जो मेन काम है वो उपग्रहों का निर्माण हो गया, परीक्षण हो गया और उसका डिजाइन, ये सब काम बनाने के लिए होता है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो करंट का क्वेश्चन तो हम बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये भी क्योंकि 2028 तक की बात की जा रही है तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक किस देश को पछाड़कर विश्व का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो विश्व की अभी तीसरी, आप इसी से ध्यान लगा सकते हो, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था अभी के टाइम में कौन है? तो जापान है। तो उसको पछाड़कर विश्व तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। लेकिन अभी कोरोना का जो चल रहा है, कंडीशन चल रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था को अगर अभी तक देखा जाए कि कितना डाउन हो चुका है, यहाँ की जीडीपी रेट और हर चीज़ कितना डाउन हो चुका है, तो अब ये चीज़ तो पॉसिबल लग भी नहीं रहा। अब तो वही कहते हैं ना कि सपनों में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं लग रहा। तो अब वही वाली बात आ गई। अभी अपने देश की कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई है। इसके बारे में सच में सोचने विचारने का समय आ गया है अब। ठीक है, अब देखते हैं। ये सब करंट का है। खाद्य मछली की नई, हाँ, आप इस वाले क्वेश्चन से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि पंपा जो रिवर है, पंपा रिवर है कौन से स्टेट में? तो ये है केरल के स्टेट में पंपा रिवर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम भी करंट का है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब मैथ का क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं। 122 सम संख्याएं हैं तो कौन सी विषम संख्या होगी? अगर सम संख्या के कोई है तो उसका योग, उसका गुणनफल, उसका भागफल, उसका स्क्वायर का एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, सारा का सारा क्या होगा? एक सम संख्या होगा। लेकिन उसमें अगर हम किसी विषम संख्या को जोड़ दे तो वो विषम संख्या हो जाएगा। तो एक विषम संख्या है। 2 अंक 7 1 से लेकर के 108 के बीच में कितनी बार आएंगे? अगर कोई भी अंक की बात की जाए तो 0 से लेकर के 99 तक वो 20 बार आती हैं। तो 7 की बात की जा रही है तो वो कितनी बार आ जाएंगी? 21 बार आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व, क्योंकि ये जस्ट एक एडिशन है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 173
बटा 8 आ जाएगा। अच्छा, कौन से n का मान क्या होगा जिसके लिए 9 से विभाज्य? 9 से भाज्य होने के लिए जरूरी है कि वो उसका जो सारे अंकों का जो एडिशन है वो 9 से भाज्य हो, यानी कि 4 और 3 7 हो गया, तो n के जगह अगर 2 रख देते हैं, मिनिमम नंबर 2 अगर रख देते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9 9 से भाज्य हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, वो है ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.1। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 70% में से 90 घटाया जाए तो रिजल्ट 120 आता है, तो वह संख्या क्या होगा? तो x का 70 यानी 7/10 लिख सकते हैं, बराबर अगर कितना घटा -90 बराबर 120 अगर है, यानी कि इतना बराबर 210 हो जाएगा। 210 7 से काटेंगे तो 3 0 30, यानी x का संख्या का मान जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 11:14 है। 150 kg अगर पीतल है, अगर अनुपात इतना है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 25 यूनिट बराबर 150 अगर है तो 1 यूनिट बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो तांबे की मात्रा कितनी हो जाएगी? 11 यूनिट अगर तांबा है, यानी कि 66 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें कह रहा है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो जब भी एकदम एक तो आप ट्रिक याद रखो कि अगर प्रथम 8 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, सॉरी, वो हो जाएगा 9, यानी n+1 हो जाएगा। क्या होता है आप ये देखिए, n संख्याओं का अगर n लगातार संख्याओं का है तो उसका टोटल योग क्या हो जाएगा? n इंटू n+1/2, यही होता है ना। अच्छा, आप देखिए कि 8 संख्याएं हैं तो 8 सम संख्याएं, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे होगा। 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 से 8 तक वो संख्या हो जाएगा। 1 से 8 तक का ये हो जाएगा, यानी n के जगह 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई, क्योंकि औसत पूछ रहा है तो 8 संख्या है तो 8, यानी ये से 1 कट गया तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। 9 बी हो जाएगा आंसर। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके बाहर खींचे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो बाहर आप ऐसे ही देख लीजिए कि बाहर वृत्त है, ये देखिए अगर कोई वर्ग है तो वर्ग का जो, ये देखिए वर्ग का जो विकर्ण होगा, है ना, ये भुजाएं हो गए ए, तो √2 हो गए इसका विकर्ण, और √2 इसका क्या व्यास हो गया। व्यास अगर √2 हो गया तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई? √2a/2 तो ऐसे कर सकते हैं, a/√2 इसकी त्रिज्या हो गई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का स्क्वायर का अनुपात अगर निकालेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 7:11। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि एक व्यापारी वस्तुओं अगर एक व्यापारी वस्तुओं को के मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देने के बाद 600 बचता है। ये देखिए x अगर है और x से 20%, यानी कि 120/100 वो अंकित करता है, और 80/100 अगर वो इतना करता है तो कितना? 600 रुपया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 625। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 kg चीनी अधिक खरीदता है। देखिए 20% की कमी है ना, यानी कि 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपया, और 20 रुपया में 5 kg वो अधिक चीनी खरीदता है, यानी कि 1 kg चीनी कितने रुपये में अधिक खरीदेगा? तो 5 रुपये में, यानी कि जो कम हुआ मूल्य है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। PQ मिलकर साझेदारी करता है, ठीक है। तीनों का अनुपात, अगर ऐसे क्वेश्चन की बात आती है तो तीनों का अनुपात जोड़ लेते हैं, यानी कितने यूनिट हो गए? ये 14 यूनिट। 14 यूनिट बराबर अगर 21,000 है तो R के लिए क्या है? R के लिए 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 105,000। A का आय 30%, B के आय का 60% के बराबर है।
ए की आय का 30% अगर बी की आय के 60% के बराबर है, तो बी की आय ए के आय का कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए अब ये डबल हो गया ना, इतना प्रतिशत डबल के बराबर है, तो अगर बी की आय निकालने की बात कर दी जाती है तो कि 50% हो जाएगा उसका आंसर। फास्ट पढ़ाने का मेरा एक कारण है क्योंकि अभी अभी मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है, टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो इस कारण से मैं थोड़ा फास्ट में इसको बता रही हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना उस क्वेश्चन के बारे में। 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 5 वर्ष पश्चात 4:5 हो जाता है। देखिए कि 1 यूनिट बढ़ रहा है ना, 1 यूनिट कितने में बढ़ रहा है? 5 वर्ष के लिए 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, यानी कि वर्तमान आयु निकल जाएगी 15 और 20 इसका वर्तमान आयु हो जाएगा। 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 22 और 27 हो जाएगा उसका आयु, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, वो है कि ए बी सी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। बी और सी उस काम को 20 दिन में करता है, दोनों का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 यानी कि इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। तो देखिए कि बी सी की 4 आ गई तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी 1, यानी ए को 80 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 80 दिन का समय लगेगा। चलिए अब टाइम मेरे पास है नहीं है, तो आगे की बातें हम अगली लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए आप इसे देखना, सॉल्व करना, पसंद आए तो ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।